कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज हम आधुनिक खेती की बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की भी बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये भी सोचने की ज़रूरत है कि खेती में लागत लगातार बढ़ रही है। कृषि क्रियाओं को करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की कृषि क्रियाएं करने के लिए किसान भाई को पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में किसान क्या करे? किसानों को अधिक ब्याज पर साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। किसानों की इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने किसान भाइयों के लिए अनेक प्रकार की ऋण योजनाएं लागू की हैं। क्या हैं ये ऋण योजनाएं? कैसे किसान भाई इनका अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है? इन्हीं सब बातों पर आज हम परिचर्चा करेंगे। और परिचर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विनोद कुमार जी, ब्रांच मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। और इन्हीं के साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार भाटिया जी, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं वेजिटेबल डिपार्टमेंट चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी मैं कि हम अक्सर ये कहते हैं, सरकार भी यही कह रही हैं कि किसी भी देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती, कृषि प्रधान देश की अगर मैं बात करूं तो, जब तक कि उस देश का किसान उन्नत नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? जब किसान को हम कहते हैं कि वो हमारा अन्नदाता है जी, और किसान जब भी कोई चीज़ उगाता है हमारे देश के लिए, तो उसको कुछ आर्थिक स्थितियां जो हैं घर की और अपना एक पर्सनल अगर हम माने तो उनको कुछ ऐसे ऋण चाहिए होते हैं जिसके लिए कि भी सरकार जो है उनको सपोर्ट करे। और ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपनी आर्थिक स्थिति वो सुधार सकते हैं। जी सर, आपने यथार्थ के धरातल पर काम किया है, रिसर्च की है, फार्मर्स के टच में आप रहते हैं, तो क्या वाकई में आज किसान को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए सरकारी प्रयासों की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि भी किसान एक ऐसा आदमी है जो कि हमारे को सब कुछ अन्नदाता, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है। तो किसान को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो हम वो जो है उसको उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर नहीं सकती। जी, और विनोद कुमार जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सी ऐसी कृषि क्रियाएं हैं, लगभग सभी हैं कृषि क्रियाएं। जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकारी प्रयासों की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार के जो है सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं ताकि किसान को समय पर पैसा उपलब्ध करवाया जा सके? जी, सबसे पहले आपने जब शुरुआत करी थी, कहा था कि साहूकारों से ऋण लेता है किसान। कोई भी किसान है वो अपना काम तो करता ही करता है, तो वो उस काम को करने के लिए सबसे पहले वो अपने गांव का या जहीं भी कोई भी साहूकार है वो उससे ऋण लेता है जी। तो एक इसी साहूकार के ऋण को ख़त्म करने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए बैंक में एक साहूकार को ऋण फ्री करने के लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, ताकि वो उसको बैंक से लोन लेके उसको पैसा दे दे। क्योंकि बैंक का ब्याज है वो काफ़ी कम है, साहूकार का ब्याज है वो उससे कई गुना ज़्यादा है जी। उसके बाद बात होती है, कोई भी किसान है जो भी अपना कार्य करता है, चाहे वो फसल से संबंधित है या फसल के साथ साथ वो डेयरी का उत्पादन है या मुर्गी पालन है, कोई भी या मशीन लेता है, तो उसके लिए हर कार्य के लिए बैंक में स्कीम है। जैसे कि फसल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, पशुओं के लिए डेयरी विकास कार्ड है, और एक अब नई स्कीम भी सरकार ने लागू करी है, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड, जो सिर्फ पशुओं के लिए ही है। और उसमें सिर्फ सभी तरह के पशु शामिल है, ना सिर्फ गायें या भैंस नहीं है। उसमें अगर कोई सूअर का पालन करता है वो भी शामिल है, कोई बकरी का पालन करता है तो वो भी शामिल है, भेड़ का पालन करता है तो वो भी शामिल है। तो इस तरह की सभी हर कार्य के लिए बैंक में हर तरह की स्कीम है, और हर किसान के लिए वो स्कीम बैंक में उपलब्ध है, जिसका फ़ायदा कोई भी किसान अपने किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक जो भी उनके पास है वो वहाँ से ले सकता है जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि विनोद कुमार ने कहा कि हर तरह की सुविधा सरकार की तरफ से किसान भाई को वित्तीय सुविधा दी जा रही है। ज़रूरत यह है कि किसान भाइयों को जागरूक होना पड़ेगा उसके लिए कि उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं सरकार दे रही है,
कहाँ से और कैसे वो उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, विनोद जी ने अभी कहा कि बहुत सारी कृषि क्रियाएं किसान अलग अलग करता है, यानी कि इन्होंने कृषि विविधीकरण पे जोर डाला कि आपने पशुपालन कर रखा है, खेत में कुछ नया प्रयोग किया हुआ है, मुर्गी पालन किया हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हम विविधीकरण की बात करते हैं, वैज्ञानिक खेती की भी बात करते हैं, क्या एक जो आम साधारण किसान है, देखिए सर, जमीन की जोत का आकार की समस्या हर किसान के सामने है, तो ऐसे में छोटे किसान के लिए विविधीकरण या वैज्ञानिक खेती पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल किसान सब कर लेता है, टेक्निकल नो हाउ है जो यूनिवर्सिटी प्रदान करती है उसको। बात है सारी कि भाई हम जो हैं एक भेड़ चाल से चावल लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, चावल लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, तो हम अगर आप देखें, चावल के अंदर 1 किलो चावल करने के लिए हमारे को 5000 लीटर पानी चाहिए होता है। हम पानी जो है, पानी भी कम होता जा रहा है और हम एक ही चीज़ को बार बार ले जा रहे हैं। तो हमारा मानना ये है, यूनिवर्सिटी भी ये बार बार कहती है किसान भाइयों को कि आप इस फसल चक्र को बदलो। उसमें सबसे ऊपर आती हैं सब्जियाँ। अगर किसान भाई सब्जियों की तरफ थोड़ा सा भी अगर अपना झुकाव बनाएगा तो उसको, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो तो मजबूत होगी, और उसको जो ऋण, देखिए कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसको ऋण की भी जरूरत पड़ेगी, और जैसे विनोद जी ने कहा कि भी उनको ऋण भी उपलब्ध हो जाएगा, और उसके बाद उसकी जो, जब वो मार्केट के अंदर उसको बेचेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी जो है मजबूत हो जाएगी। जी, लेकिन सर फिर अब वही बात आ गई कि जो किसानों की मेन समस्या है वो मार्केटिंग से संबंधित है, तो क्या विश्वविद्यालय की तरफ से, अब तो सरकार भी कृषि मंडीकरण पर जोर दे रही है, तो विश्वविद्यालय की तरफ से भी आप लोगों के द्वारा ऐसे कोई चैनल्स उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं जहाँ किसान आसानी से अपना जो उत्पाद दे सके? जो अपने हरियाणा का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने पॉकेट्स बना दी हैं, और यहाँ ये क्या है, मंडियों में वही किसान पहले क्या होता था, अपने गांव के आसपास बेच सकता था, अब जो है उसको मंडी जो है थोड़ी दूर में उसको उपलब्ध है, अगर उसका रेट ज़्यादा मिल रहा है तो किसान वहां तक भी जा सकता है। और एक जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वो सब्जियों की तरफ, जैसे मैं सब्जी में काम करता हूँ, तो अगर कोई किसान सब्जी में अगर लगाना चाहता है, उसके बाद भी वो उस चीज़ को, यही नहीं है कि वो एक सब्जी लगा के कर सकता है, उसके भी और कई तरीके हैं। जैसे पॉली हाउस है, किसान जो है पॉली हाउस है, आपको उसका ऋण जो है वो आपको मिल जाता है, सब्सिडी जो है गवर्नमेंट दे देती है। तो इसका मतलब है कि भाई हमारा मकसद ये है कि किसान की जो इनकम है वो ज़्यादा मिले। जी विनोद जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है तरीके डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि टेक्निकली जो है किसान कैसे काम कर सकता है फील्ड के ऊपर, लेकिन उस काम को पॉसिबल करने के लिए, उसको एक्चुअल रूप देने के लिए आप की जो बैंक के माध्यम से जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सरकारी योजनाओं की, वो काम करती है। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई जो हमारे देश का किसान है वो मजबूत बनेगा फाइनेंशियल तौर पर। जी। तो सर अब बात करते हैं कि ऋण योजनाओं के हमने जिक्र किया था कि किसान क्रेडिट कार्ड, आपने शुरू में कहा था कि किसान अगर कुछ भी करना चाहता है, खेती की फसल की बिजाई के बाद ही तुरंत उसके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं सर, तो सरकार इस तरह के ऋण देती है कम ब्याज पर, आपने बताया था जैसे कि, और उसकी फसल बेचने के बाद वो धीरे धीरे उसको चुका भी सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, क्या सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, सेम है? हाँ जी, किसान क्रेडिट कार्ड जितने भी किसान हैं, चाहे उसके पास ज़मीन हो या नहीं हो जी, वो खेती अगर करता है तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर वो लोन ले सकता है। अगर किसी किसान के पास खेती नहीं है, मान लो कि वो किसी से बट्टे पे काम करता है या किसी की ठेके पे काम करता है, तो वो भी लोन ले सकता है। उसको एक अंडरटेकिंग देनी होती है, उसमें लोन की अमाउंट कम होती है, जितनी उसकी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है उससे। शुरुआत इसकी कहीं से भी हो सकती है, 10,000 से लेके, और इसकी अधिकतम सीमा भी है 50 लाख है, कई बैंक तो 1 करोड़ तक भी देते हैं जी। तो और इसमें जो भी किसान है वो फसल के लिए लोन लेता है, एक रबी की खरीफ है फसल और खरीफ की फसल है, और कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो लंबी ड्यूरेशन की भी है। तो
कोई भी एक फसल के लिए लोन लेता है, 1 साल के अंदर इसको पूरा भरना होता है जब आपने लोन लिया, और इसमें मात्र 3 लाख रुपए तक तो 7% ही ब्याज लगता है बैंक के द्वारा। और अगर कोई किसान उस जो लिया हुआ पैसा है 1 साल के अंदर पूरा पैसा भर देता है और जो ब्याज लगा है वो भी भर देता है, तो सरकार के द्वारा 3% का इसमें सब्सिडी अनुदान भी है जो उसके भरने के बाद मिलता है। तो बाद में उसका बचा हुआ ब्याज है सिर्फ 4% पड़ता है। तो 1 लाख रुपए का 4% आप जोड़ सकते हैं, मात्र 4,000 रुपये ब्याज पड़ता है, जो सबसे सस्ता ब्याज है किसान के लिए। मात्र इतने कम ब्याज में वो सारे ये सुविधा ले सकता है। लेकिन सही कहा आपने, अगर सरकारी ऋण किसान भाई लेता तो उसको आसानी से दे सकता है, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव भी नहीं होता। वैसे ही अगर किसी प्राइवेट चैनल से, जैसे साहूकार का हमने शुरू में जिक्र किया था, अपने प्राइवेट जितने भी चैनल्स हैं उनसे लेता है, तो वो मुझे लगता है कि एक फसल में उसका ब्याज ही पूरा मुश्किल से होता है। तो क्या सर ये भी प्रावधान है कि मान लो एक किसान ने ऋण लिया, उसने चुका भी दिया, दोबारा भी इसकी सुविधा है? हाँ जी, किसान क्रेडिट कार्ड ऐसा ही है जी। जैसे आपने फसल के लिए लोन लिया, तो जब आपकी फसल पक के तैयार हो जाएगी, आपकी मार्केट में फसल बिक जाएगी, तो आप उसका जो पैसा आया उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, और जब आपकी अगली फसल स्टार्ट होएगी तब उसमें से आप फिर पैसा निकाल सकते हैं। एक तरह से ये बचत खाता ही है, आप इसमें पैसे जमा करो निकाल लो, जमा करो निकाल लो, इसमें कितनी भी बार आप फसल के लिए लोन ले सकते हैं जी। लेकिन सर एक समस्या और है कि किसान भाइयों से जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सुविधाएं, सरकार योजनाएं तो लागू कर देती है, लेकिन जब उनको एक्चुअल में लाभ उठाने की बारी जब किसान भाई की आती है, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है ना, उससे जो है किसान भाई कहीं ना कहीं फेडअप हो जाते हैं। तो उसमें क्या, किस तरह के आपकी जो रहते हैं कार्रवाई कैसी रहती है सर? अभी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है डॉक्यूमेंटेशन वाला। किसान क्रेडिट कार्ड अब तो काफ़ी पुरानी स्कीम हो चुकी है, अब तो किसान नई स्कीमों के लिए भी आवेदन करने आ रहे हैं। अब इतनी स्कीमें सरकार ने कर दी है, हर किसान जागरूक भी है, तो उसे पता भी रहता है कि भी हमें फसल लेने के लिए हमें सबसे पहले अपनी फर्ज, जमाबंदी, गिरदावरी की आवश्यकता होती है। वो उसको बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसके पटवारी द्वारा या नज़दीकी जो भी तहसील के अंदर है वहाँ से। उसके बाद बैंक में आवेदन करता है वो, बैंक आवेदन करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसका फील्ड ऑफिसर उसकी विजिट करता है, फसल का ब्यौरा लेता है वो, और उसकी एक लिमिट बना दी जाती है, और उसके अनुसार ही उसको तुरंत उसके ऊपर लोन दे दिया जाता है। इस पूरे काम में बैंक का अलग अलग है, 5 से 7 दिन लेके 5 से 15 दिन का इसका टाइम रहता है इसका, जिसमें वो इस पूरे प्रक्रिया को ख़त्म कर सकता है किसान। जी डॉक्टर साहब, ये तो थी कि सरकार किस प्रकार से वित्तीय सहायता किसान भाइयों को दे रही है। अब ये बात आती है कि सरकार का जो एजेंडा है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी करनी है। क्या सर इस तरह की योजनाओं से सरकार या हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, या किसान भाइयों को और भी अपने स्तर पर कुछ अलग से खेती में प्रयास करने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया है, जो टेक्नोलॉजी है, जो लगाने की विधि है, जो तरीके हैं, वो अब बहुत तरीके आ गए। जैसे मैंने आपको पॉली हाउस का जिक्र किया था, ठीक है, किसान भाई पॉली हाउस नहीं लगा सकते। आप देखिए, पहले हम बीज जो है पौध बनाते हैं, जो छोटा बीज होता है सब्जी में, पहले ये कहते थे जो छोटा बीज होता है, बारीक बीज होता है, उसकी पौध बना के और फिर लगाते। अब क्या है, सभी सब्जियों की पहले अगेती पौध बना लेते हैं। अगेती पौध बनाकर उसको अगर आप खेत में 1 महीना पहले लगा रहे हैं, तो उसी से आपकी आमदन जो है अगेती और पछेती में जो आपकी फसलें लग रही हैं, उसमें आपकी आमदन बढ़ रही है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो जैसे जैसे किसान कर रहा है, उसकी आमदन को उसी तरीके से बढ़ सकती है। अब कोई किसान भाई है कहता है कि भी ना मेरे पास जो जोत है वो बहुत कम है, और मैं जो है एक ही तरह की सब्जी जो है वो लगाकर और वहीं गांव में भी बिक सकती है उसकी। और अगर इसके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो आपको पता है आजकल प्याज, आलू, ये सबके अच्छे भाव मिल रहे हैं, और इन सब की मेरा कहना ये है कि भाई सभी की किस्में देखकर अगर किसान भाई उन चीज़ों को लगाता है तो उसको इनकम बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन सर फिर कई बार ये भी आ जाती है कि मान लो आपने कहा कि आप अपने अगर जोत का आकार छोटा है तो आप कृषि जो है वो टेक्निक बदल दीजिए, या परंपरागत खेती से हटके कुछ आप नया अपने खेत में प्रयोग करो। लेकिन फिर वही बात है सर, जोखिम बहुत है इसमें। किसान भाई के पास छोटे ज़मीन का टुकड़ा है, उसी पे अगर वो रिस्क ले लेगा तो फिर खाएगा कैसे सर, क्या करेगा? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन
जैसे वो चावल और गेहूं लगा रहे हैं, वो एक फसल चक्र बने, उसके अंदर चावल और गेहूं किस लिए लगा रहे हैं कि जी ये हमारी एक पक्की इनकम है कि भी ये तो जरूर मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर वो सब्जी लगाते हैं उसमें मेहनत थोड़ी जरूर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब अगर मान लो सपोज करो आपने भिंडी लगाई, अब भिंडी की तुड़ाई जो है हर दूसरे तीसरे दिन चाहिए, और घर की हम कहते हैं कि जब घर में आपके इतने लोग हैं जो तुड़ाई कर सके तो वही आपकी बचत है। और वो अगर वो एक फसल ले लेता है उसके अंदर और उसको एक कैश एक मिल जाता है उसको वापस, तो वो बहुत अच्छी इनकम है। तो सर मान लो ये छोटे छोटे प्रयास करके किसान भाई अपनी लागत कम कर सकता है ना, जैसे आपने कहा कि भिंडी की तुड़ाई खुद फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से लेबर कॉस्ट जो उसकी बच जाएगी। अब पोली हाउस का आपने जिक्र किया, मान लो अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का अच्छा दाम लेना है तो क्वालिटी या कुछ डिफरेंट तो आपको देना पड़ेगा। उस केस में उसको दाम अच्छे मिल गए, पोली हाउस पे तो बहुत खर्चा आता है सर। हाँ, देखिए उसके अंदर खर्चा है, उसके अंदर सब्सिडी भी मिलती है, उसके अंदर बैंक भी लोन दे रहा है, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपको इनकम होती है वो आपको डबल ट्रिपल होती है। क्यों? अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी एक नई लगाई है, अगर किसान उसको कामयाब कर देता है और उसको फसल ले लेता है तो उसकी जो इनकम भी जो है डबल ट्रिपल। क्यों? अगर आप टमाटर का पौधा बाहर लगाते हैं तो उससे 1-2 किलो टमाटर मिलते हैं। अगर आप टमाटर का पौधा बेल वाला जो है पॉली हाउस में लगाते हैं तो उसमें 20 से लेके 25 किलो तक के टमाटर जो हैं एक सीजन के अंदर मिलते हैं, क्योंकि सर वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, इंसेक्ट्स और उसका रिस्क जो है कम रहता है उस पर। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि जो परंपरागत कृषि योजना, कृषि विकास योजना जो सरकार जिस उद्देश्य से लगाना चाह रही है वही बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल जी। देखिए जो इन चीजों का जो है ना, आपको छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई अगर वो उसको, मैंने जैसे आप बीच में भी कहा था कि या तो अगेती करें या पछेती करें। बीच की फसल है, कई बार मार्केट में जाके पिट जाती है, मार्केट में उसके दाम नहीं मिल पाते, तो उसको अगेती करने के क्या तरीके हैं? उसके अगेती करने के ये तरीके हैं कि वो आजकल ट्रे में सीडलिंग रेज हो जाती है, जो पौध बन जाती है, उस पौध को वो पौधशाला में बना के और उसको कर दे। ऐसे बहुत सेंटर भी हैं उद्यान विभाग के जहाँ पर आप बीज दे के आओ तो वो पौध तैयार करके भी दे देते हैं। जी विनोद जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि किसान भाई कुछ अलग करके मुनाफा कमा सकते हैं, तो आपके जो बैंक में जो स्कीम है, आपने किसान क्रेडिट कार्ड की बात करी, जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इस तरह की भी और बहुत सारी योजनाएं हैं, जल सिंचाई योजना है, आजकल तो एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी फसल, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की गई। तो वो जो क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में जिस उद्देश्य से ये योजनाएं सरकार ने स्टार्ट की है, क्या उन्हीं लोगों तक, जरूरतमंद किसानों तक ये योजनाएं पहुंच पा रही हैं? आप इम्प्लीमेंट करते हैं इनको? हाँ जी, हाँ जी। इसमें मैं अब ये जो सोशल मीडिया का है इसका बड़ा योगदान है कि अब आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। पिछले साल सरकार ने एक किसान सम्मान निधि योजना लागू करी जी। सरकार ने माना कि हमारे लगभग 14.5 करोड़ किसान की फैमिली है और सभी किसानों को आपकी अपना फसल का ऑनलाइन ब्यौरा चढ़ाना है, आधार कार्ड से लिंक करवाना है, तो आप एक साल के अंदर देखेंगे लगभग 10 करोड़ फैमिली ने उसके अंदर इनरोलमेंट अपना करवा लिया। तो आप सोच सकते हैं कि जितनी भी स्कीमें लागू हो रही है वो कितनी जल्दी लोगों तक पहुंच रही हैं, कितना जल्दी उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। इसी बीच में इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूँगा, अभी आपने जोखिम की बात करी थी, तो इसी जोखिम को पूरा करने के लिए एक स्कीम है सरकार की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें सभी किसानों को इसके अंदर अपना क्रॉप का इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। 2 बार ये होती है, खरीफ और रबी के लिए, दिसंबर और जुलाई में। तो आप अपनी फसल का जो जोखिम होता है उस जोखिम को ख़त्म करने के लिए अपना बीमा जरूर अपनी फसलों का, जिस बैंक से ऋण है उससे, या अगर किसी का ऋण नहीं है तो भी वो अपना उसमें बीमा करवा सकता है। तो इससे तो सर एक होता है कि जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो ये योजना है, इसमें अपडेट किसान भाई की मिलती रहेगी सरकार को, तो जब इंडेमनिटी को जो इवेल्युएट करने का टाइम आता है फसल बीमा योजना के माध्यम से, तो वो उसमें भी मददगार रहती है। हाँ जी, ये अगर सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, बैंक का ऋण, किसान का फसल का जो ब्यौरा है और किसान का जो खेत है उसका नंबर, अगर आपस में सब जुड़ जाती है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, फार्मर को भी पता चल जाएगा। अगर आज कोई किसान फसल बीमा करवाता है तो उसके मोबाइल पे उसी टाइम पता चल जाता है कि उसकी ये पॉलिसी हो गई है और इस क्रॉप की हो गई है, कपास की क्रॉप की हो गई है, तो उसको ये पता भी रहता है। आपस में चीज़ें जुड़ जाइए, ऑनलाइन है
तो किसान उसका फायदा उठा सकता है अच्छे से। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, जैसे कि 2016 में जब सरकार ने जनवरी में ये घोषणा की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उस समय जो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये था कि हर लोनी फार्मर के लिए कंपलसरी है। हाँ जी, हाँ जी। और किसान भाइयों की ये शिकायत रहती थी कि जो हमें पता भी नहीं और बैंक वाले अपने आप ही कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समस्या को दूर करने के लिए अब जो उसमें सुधार हुए हैं, उसमें जो चेंजेस हुए हैं, उसमें ये ऐसा कोई प्रावधान है कि लोनी फार्मर के लिए भी ये कंपलसरी नहीं होगी? हाँ जी, ये अब कंपलसरी नहीं है ये फसल बीमा योजना। अब कोई भी किसान है बैंक में जाके जब इसकी कट ऑफ डेट आती है, जैसे अभी जो गई है 31 जुलाई कट ऑफ डेट थी, तो उससे 3 दिन पहले वो बैंक में जाके बता सकता है कि मेरे को फसल बीमा में अपना इनरोलमेंट नहीं करवाना, ऑप्शनल है। और अगर कोई किसान इसमें नहीं है तो वो भी करवा सकता है। और ये भी है, अगर किसी ने इस फसल के लिए इनरोलमेंट नहीं करवाई, वो कहता है मैं इस बार मेरा रिस्क कम है, मैं नहीं करवाना चाहता, तो अगली फसल के लिए वो इसमें फायदा दोबारा उसको इनरोल करवा सकता है जी। तो इसमें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। काफ़ी अच्छी इसमें सुधार हुए हैं, ऑनलाइन हुआ है, लोगों को जानकारी भी उसको तुरंत मिल रही है, पॉलिसी भी उसको मोबाइल पे ही आ जाती है जी। इसमें काफ़ी अच्छे सुझाव हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे विनोद जी बता रहे हैं कि जो जोखिम को कम करने के लिए भी सरकार अच्छे स्तर पर प्रयास कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे वेजिटेबल का आपने कहा, वेजिटेबल हो या कोई भी नया काम हो अपने खेत में, तो उसमें शुरू में रिस्क रहता है, धीरे धीरे किसान को एक्सपीरियंस होने के बाद वो उस रिस्क को कंट्रोल भी कर सकता है, तो क्या इस तरह की योजनाएं किसान भाइयों को खेती में नया प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर पाएंगी? हाँ, कर रही है। जैसे बताया कि बीमा योजना जो है वो सब्जियों में भी आई है, सब्जियों का भी है, उसमें काफ़ी सब्जियां भी आ रही हैं कि भी इनका बीमा करके और उसमें उसको किसानों को फ़ायदा भी होता है। कई बार क्या होता है कि बाहर क्लाइमेट ही ऐसी आ जाती है, आपने टमाटर लगाया, फरवरी में टमाटर लगता है, अब उसके बाद 2-3 महीने बाद ही उसमें ऐसा बरसात आ गई या इंसेक्ट आ गया, तो बीमा का अगर बीमा हुआ तो किसान को फ़ायदा हो जाएगा। तो यही है, छोटी छोटी चीज़ें ही किसान, अगर जैसे अब किस्में हैं भी, किसान अगर सब्जी लगानी शुरू करी और अब उसको किस्म का वो चुनाव ठीक नहीं कर पाता, नहीं करेगा तो उसको आर्थिक जो है वो नुकसान हो जाएगा। अगर वो किस्म जो है यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट हैं, हेल्पलाइन नंबर है, वो उद्यान विभाग है, हरियाणा है, किसी से भी वो अगर इस चीज़ की मतलब कि पूछ कर अगर वो चीज़ करता है तो देखिए उसको आर्थिक लाभ तो मिलेगा। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि किसान भाई जब कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं तो वो पूरी जानकारी के साथ अगर करेंगे, जैसे प्रमाणित बीज लेंगे या सिफारिश जो भी कृषि वैज्ञानिकों ने की हुई है और उपचारित बीज को इस्तेमाल करेंगे, तो नेचुरली जो है जोखिम कम होगा। लेकिन फिर भी अगर कैलेमेटिक तौर पर कोई रिस्क आता है, प्राकृतिक कोई आपदा आती है, तो सरकार किसान भाइयों की मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है। आप उसका फायदा उठा सकते हैं, तो खेती में नए प्रयोग, विविधीकरण जरूर करें। विनोद कुमार जी, एक और बात है कि मान लो किसान क्रेडिट कार्ड कोई किसान भाई ले रहा है, उसमें क्या ये भी कंडीशन है कि पहले किसी प्रकार का लोन किसान ने ना लिया हो, या कि अगर मैंने मान लो कोई लोन लिया हुआ है और मैं किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहती हूँ, मेरे पास ज़मीन है, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? जी, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में ऐसा है, ये फसल के लिए लोन दिया जाता है, तो इसमें पहली कंडीशन ये है कि उसने फसल के लिए कोई और लोन नहीं लिया होना चाहिए। अच्छा। सबसे पहली कंडीशन, अगर उसने मान लो ट्रैक्टर लिया है या कोई और मशीन ली है तो उसके लिए वो लोन ले सकता है, पहले लिया हो कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फसल के लिए है, इसमें सिर्फ यही शर्त है उसने फसल के लिए पहले लोन ना लिया हो और ना ही वो किसी बैंक का डिफाल्टर हो जी। ये इसकी कंडीशन है। सर एक चीज़ और कि डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, तो खेती के साथ साथ खेती पर आधारित व्यवसाय भी तो किसान भाई कर सकते हैं। पशु हर किसान भाई के पास घर में है घरेलू उपभोग के लिए, तो ऐसे में वो उसको व्यवसायिक रूप भी दे सकते हैं, 1-2 पशु और खरीद के। इसके लिए विनोद जी ने बताया कि पशुधन क्रेडिट कार्ड भी सरकार ने शुरू किया है। तो सर इसमें क्या है कि मान लो मेरे पास कोई भैंस नहीं है, एक है, या मैं व्यवसाय शुरू करना चाह रही हूँ पशुपालन का, तो क्या मेरे को पशु खरीदने के लिए ये लोन मिलेगा? नहीं, ये असल में मैं पशु खरीदने के लिए नहीं है, पशु खरीदने के लिए अलग है, डेयरी विकास कार्ड है या डेयरी की अलग परचेज की स्कीम है। इसमें क्या है, किसान के पास पशु होता है और उसको जो रोजमर्रा में उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए 7 किस्तों में लोन दिया जाता है जी। जैसे एक हरियाणा ने ये माना कि एक बफेलो में 63,000 रुपये का खर्चा आता है, उसको रेकरिंग कॉस्ट आती है, तो उसको हर महीने 7,000 के आसपास उसको ऋण उसका अनुदान किया जाता है जी।
उसके, और जैसे जैसे करके 7 किस्तों में उसको पूरा पैसा दे दिया जाता है। उसके बाद वो 1 साल के अंदर उस पूरे पैसे को भर सकता है और अगले साल फिर दोबारा उसके लिए ले सकता है वो जी। उसके लिए उस जो उसके पास पशु है उसका इंश्योरेंस, उसका बीमा होना जरूरी है, उसका हेल्थ कार्ड होना जरूरी है। जी, तो किसान भाइयों, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, पशुधन क्रेडिट कार्ड हो, या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, या जल सिंचाई योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार आपकी सुविधा के लिए, आर्थिक सुविधा के लिए चालू सरकार ने की हुई है। ज़रूरत ये है कि आपको उन सुविधाओं का लाभ उठाना है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं आपके आसपास, आजकल इंटरनेट की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, तो आप वहां से जानकारी लेकर और खेती में नया प्रयोग करने के लिए कृषि वैज्ञानिक और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। तो इन योजनाओं का लाभ उठाएं। बैंकों की सहायता से आप उन योजनाओं तक पहुँच सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी परिचर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।